उनसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि वह हमारे सामने आए और उत्कृष्ट भारत युवा चिंतकों का समागम विषय पर अपना वक्तव्य। हरि ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। हरि ओम सुशान्तिर्भवतु। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। हम सबके लिए श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की स्मृति को प्रणाम करते हुए महामना के इस पुरुषार्थ की छाया में बैठ करके उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर साहब को अभी लगभग संपूर्ण भारत के इतिहास भूगोल का खाका आपके सामने रखते हुए आपको बहुत प्रेरित करने वाले वक्तव्य से हम सबको जिन्होंने प्रभावित किया, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, इस मंच में आज का एक प्रारंभिक वक्तव्य देते हुए पद्म पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय यहाँ विराजमान आपके विशिष्ट अतिथि मंचस्थ आकाश जी, यही नाम नहीं, उधर किनारे सेवाज्ञ संस्थानम के सचिव और सेवाज्ञ संस्थानम के माध्यम से इसमें लगे हुए वे सभी लोग जो इस देश काल के लिए नितांत आवश्यक एक उपक्रम कर रहे हैं, एक यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। यह यज्ञ है, यज्ञ शब्द के अनेक अर्थ हैं जिनमें संगतिकरण डिक्शनरी में ऐसा अर्थ है उसका, एक विचार पर अनेक लोग इकट्ठा हो जाएं, यह यज्ञ है। और किसी एक सत्य को ठीक से प्रकाशित करने के लिए जो प्रश्नोत्तर किया जाए उसे भी यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ कहलाता है, जिस क्रम में हमारे यहाँ पुराणों का परिषदों का प्राकट्य हुआ है। तो सेवाज्ञ संस्थानों को भी आरंभ में ही विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे बड़े आयोजन का संकल्प किया है जहाँ उपस्थित आप सभी महानुभाव अलग अलग संकेत करने में अधिक समय लगेगा और आज जो कार्यक्रम विलंबित हुआ है उसमें मेरा भी बड़ा हिस्सा है, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए विकास की असमंजस अवधारणाएं धीरे धीरे आपको विरोधाभासी बना देती हैं। ये भौतिक स्तर पर भी होता है और चेतना के स्तर पर भी होता है। और हम सब लोग विकास की एक ऐसी यात्रा में हैं जहां निरंतर विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। उसमें से एग्जाम लगना भी एक चीज है और अब सड़कों तक ही नहीं है, वो दिमाग के भीतर भी है। अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, इतने तरह के मत, इतने तरह के संप्रदाय, इतने तरह की सूचनाएं हमारे सामने हैं कि अगर एक दिशा में दूर तक सोचना चाहे तो आपको वैचारिक जाम का अनुभव। मुख्य विषय की चर्चा करेंगे, देर तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं। एक बात मैं पहले निवेदन कर लेना चाहता हूँ, जिन्हें कोई व्यस्तता है, कहीं जाना चाहते हैं, वो लोग अभी निकल लें। आधे घंटे का समय दिया गया है तो मैं कम से कम 29 मिनट तो नहीं बोलूँगा, 31 ही हो सकते हैं। तो जिन्हें जल्दी है वो चले जाएं, जो सुनने के लिए निश्चिंत हैं वो बैठे हैं। इसमें कोई अन्यथा की बात नहीं है। बीच से निकलना अपराध है, दोष है, उससे बचना चाहिए। और मैंने इसीलिए पहले पूछ लिया कि मैं अधिक समय नहीं लूँगा। मैं समय की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि विषय निबंधित चर्चा जब होती है तो ये दायित्व रहता है कि वो बातें कही जाएँ जो कहने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। फिर से आप सबका यहाँ स्वागत करते हुए और सेवाज्ञ को धन्यवाद करते हुए मंचस्थ सभी महानुभावों के प्रति सद्भाव निवेदन करते हुए मैं आज की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। कुछ बातें कही गई हैं, उनसे जुड़ते हुए आगे की बात शुरू करें तो ठीक होगा। व्यक्ति निर्माण के जो वैश्विक संदर्भ हैं और उसमें जो भारतीय चिंतन और दर्शन की भूमिका है, यही हमारा आज का केंद्रीय विषय है। हम उस विषय पर आए। पिछली बार के वक्तव्य में हमने ये अनुभव किया और कुछ सुनने वालों ने बताया कि जो अधिक समय था वो विषय तक आने में ही बीत गया और बहुत थोड़े समय में विषय प्रतिपादित हुआ, इसलिए आज उससे बचना भी है।
तो 2-3 बातें कहनी होंगी हमें। उनमें से एक विशेष बात जो समझने की है, स्वामी विवेकानंद को युवाओं का प्रतीक माना जाता है। वो यूथ आइकन है इस देश के लिए, और इसलिए हम लोग बार बार उन्हीं का उदाहरण देते हैं। कई बार ऐसी कठिनाई होती है कि हम बहुत फैशनेबल तरीके से अपने इतिहास पुराण को दोहराते हैं, बारीकी से इसमें उतर करके पहचान नहीं पाते कि क्या चला है वस्तुतः। और ये विवेकानंद के साथ भी होता है इस देश में, खास तौर से जैसे गीता के साथ होता है, जैसे तुलसीदास और कबीरदास के साथ होता है, जैसे रैदास के साथ होता है, वैसे ही स्वामी विवेकानंद के साथ भी होता है। महानताओं की बहुत कठिनाई ये है कि आप उनको गोद में नहीं उठा सकते। हिमालय आपको बहुत भी प्रिय होगा तो उसे देखने के लिए एक दूरी चाहिए। हिमालय के शिखर पर खड़ा व्यक्ति हिमालय को नहीं देख सकता। समुद्र में उतरकर समुद्र देखा नहीं जा सकता है, आप एक दूरी से देख सकते हैं उसे। महानताओं की भी ये कठिनाई है, यदि आप उनके अधिक करीब जाते हैं तो ये आपको आविष्ट कर लेती हैं, फिर आप उन्हें देख नहीं पाते। ये विवेकानंद के साथ भी होता है। हमारे सामने विवेकानंद का एक बहुत आभासी और वायवीय चेहरा सामने है, जिसमें केवल दिव्यताएं हैं, केवल प्रकाश है, केवल महानताएं हैं। और उसका परिणाम यह होता है कि विवेकानंद को फॉलो करते हुए हम केवल आइकन की तरह उन्हें इस्तेमाल कर पाते हैं, कभी कैरेक्टर की तरह नहीं ले पाते। तो मैं यहीं से आरंभ करता हूं कि युवा होने का अर्थ क्या है। और यदि हम एक युवा की तरह विवेकानंद को अपने सामने मॉडल की तरह रखते हैं तो हमें उन परेशानियों के सामने खड़े होना पड़ेगा जिनसे जूझता हुआ एक युवा विवेकानंद बनता है। कैसे एक व्यक्ति अपनी प्राथमिकताएं चुनता है और वो नरेंद्रनाथ दत्त न होकर के विवेकानंद हो जाता है। उसकी भी जिम्मेदारियां थी। उसके पिता बाबू विश्वनाथ दत्त भी सम्मानित एडवोकेट रहे थे। उनके जीवन में कुछ ट्रेजेडी थी और जरूरत थी कि वो उनको पूरा करें, जो सबके सामने होती है। यहाँ बैठे हुए जो हमारे सामने लोग हैं, हम इन्हें नैतिकता के और अध्यात्म के चाहे जितने बड़े मूल्य बता दें, पर नौकरी पा लेने की चिंता अपनी जगह कायम रहती है। पहला संघर्ष है सर्वाइवल का और दूसरा संघर्ष है प्रोग्रेस करने का, आगे बढ़ने का। जो ज्यादा नीचे खड़े लोग हैं उनकी चुनौती ये है कि हम कैसे संघर्ष करके अपने को बनाए रखेंगे। जो लोग इस संघर्ष के एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हैं उनकी चुनौती ये है कि और ऊपर कैसे चढ़ेंगे। यही दो तरह के संघर्ष देखे जाते हैं। अगर आप विवेकानंद के जीवन को एक व्यक्ति की तरह करीब जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विवेकानंद किसी अध्यात्म की साधना करने का संघर्ष नहीं कर रहे थे अपने युवा काल में। तब आपको इस सच्चाई के सामने खड़े होना पड़ेगा कि विवेकानंद सन्यासी बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब आपको इस बात को भी स्वीकारना पड़ेगा कि विवेकानंद किसी कल्पित ईश्वर और अध्यात्म में भरोसा नहीं करते थे। उनके जीवन की जो चुनौतियां उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक खींच कर ले गईं, वो अध्यात्म नहीं था, वो कठोर संसार था। और उस कठोर संसार की चुनौतियों के बावजूद जब जीवन में कोई एक परमहंस उन्हें मिल गया तो उन्होंने अपनी प्राथमिकता चुनने में गलती नहीं की। विवेकानंद होने का जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है वो यहां से आपको मिलेगा कि उनके अपने घर में आज क्या बनेगा इस बात का प्रबंध नहीं था। और ये विवेकानंद की प्रामाणिक जीवन गाथा का प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। जो हमारे यहाँ कथा लेखन चरित्रों पर होने लगा उसने बहुत कुछ मिटाया है, जैसे टीवी सीरियल्स ने मिटाया है। ये बातें कुछ हो सकती हैं आपको कठिन लगे, पर आप प्रस्ताव की तरह इन्हें ले लें और इन पर चिंतन करें। गलत लगे तो बेचैन होने की बात नहीं है, थोड़े दिन चिंतन करिएगा, फिर अगले वक्तव्य में हम लोग बातचीत कर लेंगे। आज भी आपके प्रश्नों का स्वागत है, पर आपको इन सच्चाइयों के सामने खड़े होना पड़ेगा। भूख से बेहाल नौकरी के लिए अपने कागज लेकर कलकत्ते की सड़कों पर पूरे दिन मारे मारे फिरते थे विवेकानंद। कोई ईश्वर उनकी मदद नहीं करता था, कोई जादू उनके जीवन में घटित नहीं हो रहा था जो उनकी परिस्थितियां बदल दे। घर से बेदखल कर दिए जाने का संकट, पिता के दिवंगत हो जाने के बाद आर्थिक चुनौतियां, किसी भी सूरत में अपने को आर्थिक रूप से स्थिर करके घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी। और मैं समझता हूं यहाँ बैठे युवाओं के लिए जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है या कुछ और है। किसी की स्थिति थोड़ी कम, किसी थोड़ी ज्यादा, पर यही चुनौती है। नौकरी न मिले तो सारा ज्ञान गुण व्यर्थ हो जाता है। ये विवेकानंद के सामने भी था।
जिस समय रामकृष्ण परमहंस उन्हें कहते थे कि तुम सप्तर्षि मंडल से नीचे उतारे गए अलौकिक व्यक्ति हो, उस समय विवेकानंद कहते थे कि मैं लौट कर जाऊंगा तो घर का राशन कहां से लाऊंगा। यदि आप विवेकानंद को आइकन मानते हैं तो इन संसार के प्रमेयों को झुठलाने की ताकत अपने भीतर लानी पड़ेगी। पहली चुनौती युवा होने की है। इसको और सरल कर लीजिए, आपका परिवेश आपको जो दबाव दे रहा है, अगर उस दबाव को झुठलाने की योग्यता आप में नहीं है तो आप विवेकानंद के फॉलोअर नहीं हैं। विवेकानंद के फॉलोअर होने का अर्थ है कि किसी महापुरुष के सामने, महापुरुष का मतलब एक आदर्श, आदर्श का मतलब मिरर। मैं शायद पिछली बार ये चर्चा आपसे कर चुका हूं। आदर्श किसे कहते हैं? आप बिल्कुल नैतिकता और मोरलिटी के चक्कर में न पड़ें। आदर्श कहते हैं शीशे को, दर्पण को। शीशे का मतलब ग्लास नहीं, दर्पण। जिसमें प्रतिबिंब की योग्यता है उसको, मिरर को संस्कृत में आदर्श कहते हैं। तो जो रोल मॉडल और आइडियल के लिए हम लोग आदर्श का प्रयोग करने लगे हैं, ये रूढ़ अर्थ है। संस्कृत में उसका अर्थ होता है दर्पण, जिसके सामने खड़े होकर आप अपने को देख पाते हैं। ऐसा स्वच्छ और ऐसा विराट चरित्र जिसके सामने खड़े हो जाएं तो आपको अपना चरित्र दिखाई पड़ने लगे, वो आपका आदर्श हो सकता है। दर्पण वो चीज है जिसके सामने खड़े होकर के आपको दिखता है कि आप ऐसे हैं, और तब आपके भीतर ये बात भी जगती है कि हमें कैसे होना चाहिए। कोई दर्पण किसी के बालों में कंघी करता है क्या? कोई दर्पण किसी के माथे में टीका करता है क्या? पर उसके सामने खड़े होते हैं तो आपके भीतर अपने मन में अपनी एक छवि है, और दर्पण के सम्मुख खड़े होने पर उस छवि में जो कम दिखता है उसे आप ठीक कर लेते हैं। यही काम है दर्पण का ना। आदर्श चरित्र यही करते हैं। आप उनके सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। हमें ये कम है, ये हमें ठीक करना है, और फिर आप उसे ठीक करने की योग्यता आपकी ही होती है, वो दर्पण की नहीं है। तो जब रामकृष्ण परमहंस जैसा एक आदर्श विवेकानंद के सामने आया तो विवेकानंद ने यह पहचाना कि मेरे सामने दो तरह की चुनौतियां हैं। एक है इस संसार की दी हुई, इस संसार का मतलब मैं एक व्यक्ति की तरह इस समाज की जो इकाई हूं, उस समाज की बनावट की, और एक है वैश्विक मानव चेतना की। एक चुनौती है घर के लिए पैसा जुटाने की, एक लायक बेटे की तरह माता बहन भाई की संभाल करने की, और एक चुनौती है बेहाल पड़ी मनुष्यता की सेवा करने की। मेरे पास दोनों को ही पूरा करने के साधन नहीं है। ये विवेकानंद के जीवन में दिखता है। ना मैं अपने घर की और एक व्यक्ति की चुनौतियों का समाधान कर सकता हूं, और ना मैं इस राष्ट्र और इस विश्व की चुनौतियों का समाधान कर सकता हूं। पर मेरे घर की चुनौतियों को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा नहीं है, और विश्व मानव की पीड़ाओं को कम करने की योग्यता लिए हुई एक व्यक्ति मेरे सामने है, और वो मुझे पुकार रहा है कि तुम इन बड़ी चुनौतियों के सामने खड़े हो जाओ। हजार छोटे छोटे दुखों से एक महान दुख का जीवन में वर्णन करना चाहिए। उस महान दुख में मर जाने वाला व्यक्ति की दुनिया में इतिहास बना जाता है। गरीबी से, भुखमरी से, बीमारी से, चेचक से, प्लेग से, कोरोना से कितने लोग मरे, दुनिया इतिहास नहीं रखेगी। स्वतंत्रता के लिए जो लोग मरे उनका इतिहास है। मनुष्यता का कल्याण करने के लिए जो लोग मरे उनका इतिहास है। इतिहास उनका है जो बड़ी चिंताओं के साथ मरे। तो विवेकानंद ने चुना कि जीवन में यदि दो तरह की चिंताएं हैं तो मैं उस बड़ी चिंता को चुनता हूं जिसमें आधे रास्ते में मर जाने पर भी मैं पतित नहीं होऊंगा। अब आप यहाँ कृष्ण को लेंगे, विवेकानंद के जीवन में गीता किस तरह प्रवेश करती है तो आपको ये बात समझ में आएगी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो महान धर्म है उसके एक कण का भी पालन करने वाला व्यक्ति महिमा को प्राप्त कर लेता है, और महान उस धर्म में चलता हुआ स्वधर्मे निधनम श्रेया। उस महान धर्म का आचरण कर लेने पर यदि व्यक्ति पूरा किए बिना भी मर जाए तो उसका नाश नहीं। येनास्य पितरो याता येन याता पितामह तेन यायात सताम मार्गम तेन गच्छन् न ऋष्यते। जो सत्पुरुषों का मार्ग है उस रास्ते में चलें तो वो बहुत आसान नहीं है। पहुंच जाएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें चलते चलते मर जाएंगे तो भी दुनिया हमें याद रखेगी। और ये प्रेरणा भी बहुत है कि सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए।
श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि व्यास ने ये बात उद्धृत की है कि श्री राम हमारे बीच आए मृत्युलोक में तो हमें क्या दे गए। हम लोगों का अभ्यास है वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस से ज़्यादा पहचानते हैं श्री राम को, पर मैं आपको इस बात के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आप श्रीमद् भागवत से श्री राम को देखें और ग्रंथों से देखते हुए। ये परंपरा कम है, बड़े महापुरुषों ने ये किया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम किसी की विस्तृत गाथा में चले जाते हैं तो बहुत जो सूत्र होते हैं वो बहुत फैल जाते हैं, उनको पहचानना कठिन हो जाता है। और जब कहीं किसी को समास भाषा में कहा जाता है, समेट कर कहा जाता है, तो बातें बड़ी नटसेल में सामने आती हैं। वो भागवत में हुआ है। भागवतकार कहते हैं मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम। श्री राम इसलिए आए कि मनुष्यों को कैसे मनुष्य होकर जीना चाहिए सीख लें। फिर वो कहते हैं कि श्री राम हमें क्या दे गए। ये मैं युवा होने की चुनौती के बारे में बोल रहा हूं, बिल्कुल विषयांतर नहीं है। युवा होने की चुनौती क्या है, राम हमें क्या दे करके गए हैं। राम चिर युवा हैं, इसलिए वो हमारे बड़े आइकन हैं, विवेकानंद से भी पहले। स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम राममात्म ज्योतिरगात्ततः। महर्षि व्यास कहते हैं दंडक वन के कांटों से घायल लहूलुहान चरणों को अपने चाहने वालों के हृदयों में रख करके राम गए। हो सकता है आप में से तमाम के लिए बात नहीं हो। राम अयोध्या बसा गए, राम राज्य दे गए, बड़ी संरचनाएं कर गए, राम सेतु बना गए, ये कथाएं तो आपको पता हैं। एक ऋषि जिसने भारत को भारत बनाया है वो महर्षि व्यास हैं, और वो कहते हैं राम हमें क्या दे गए। रक्त से लथपथ चरण, ये उनकी अपील है और ये उनकी चुनौती भी है। यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो इसके लिए तैयार रहो। आप जब स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ेंगे, जिन लोगों ने उपन्यास कहानियां लिखी हैं उनके नहीं, उन्होंने तो अपनी बातें लिखी हैं, विषय कहीं से उठाना तो उठा लिया है। बड़ा अन्याय हुआ है महापुरुषों का जीवन चरित्र लिखने में, इसलिए आप बहुत छांट करके, जब भी किसी चीज की ब्रांडिंग हो जाती है डुप्लीकेसी शुरू हो जाती है। वो चरित्रों के साथ भी है। अगर नकली चप्पल और नकली मसाला बन सकता है तो नकली विवेकानंद नहीं प्रस्तुत किए जा सकते क्या? वो तो ज्यादा कीमती और बिकाऊ हैं। तो विवेकानंद पर सबको किताब लिखनी है तो इतनी किताबें लिख दी गई हैं कि विवेकानंद ही दूसरे हो गए। आपको समझना पड़ेगा। एक युवा जब अमेरिका, स्वामी विवेकानंद शिकागो भाषण के बाद ये रियलाइज करते हैं कि दुनिया उस तरह नहीं लेती वेदांत को जिस तरह मैं लेता हूं, क्योंकि मुझे तो एक सिद्ध गुरु की प्रसाद में वेदांत मिला है। और ये प्रोफेसर्स जो हैं मैक्स मुलर टाइप, ये किसी गुरु के शरण में बैठकर वेद नहीं पढ़ रहे हैं। इनसे बात करनी है, किताबें मैंने पढ़ी ही नहीं। मैंने संभवतः पिछली बार भी आपको ये बात कही थी कि अमेरिका जाने के बाद स्वामी जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना शुरू की है, जो संस्कृत के विद्यार्थी को प्रथमा में पढ़ाई जाती है। व्याकरण आवश्यक है। चुनौती क्या है युवा की? आप जहां खड़े हैं वहां के लिए आपकी तैयारी क्या है? कुछ भी जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? हम विश्व मानव बनना चाहते हैं, हम समर्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, हम आर्थिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं, हम राजनीतिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं, हम समाज में विशिष्ट बनना चाहते हैं। तैयारी क्या है? किसी संस्थान का प्रमाण पत्र वो काफी नहीं है, वो केवल नौकरी दे सकता है। हमने अपने को जिस चुनौती के सामने खड़ा करना है, बहुत प्यारा शेर है, सूरज खुद अपनी आग से सूरज है आज तक। इंसान के मिजाज में उलझन भी चाहिए। हम उलझनों से भागते हैं और विवेकानंद को अपना नायक मानते हैं। तो युवा होने की पहचान क्या है? चुनौतियों से कतराना नहीं है, चुनौतियां चुननी है अपने जीवन में। और चुनौतियों को चुनते हुए ये भी चुनना है कि इसमें से कौन सी चुनौती इतनी बड़ी है कि जिसको चुन लेने से मैं बड़ा हो जाऊंगा। जीतने और हारने की बात तो बाद में आती है। अगर आप जीतने पर फोकस हैं तो आप जिंदगी की आसान चुनौतियां ही खोजेंगे हमेशा। अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछ लीजिए, अगर आपके लिए पास हो जाना बड़ी चुनौती है तो आप कभी भी बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको अपने पर अभिमान है, अगर आपको अपने प्रति विश्वास है, अगर आप समझते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं,
तो आप छोटी चुनौतियों को किनारे करेंगे और बड़े प्रश्नों के सामने खड़े होंगे। युवा होने का अर्थ है अपने जीवन में एक साथ तमाम तुच्छ चुनौतियों के बीच में बड़े प्रश्न क्या हैं उनको पहचानना। अगर जीवन की चुनौती इतनी ही है कि हमारी नौकरी कैसे लगे या हम अपने जीवन में सामान्य रूप से जीने खाने की व्यवस्था कैसे चुन सकें, तो इससे बड़ा काम होना बहुत मुश्किल है। इतना तो हो जाएगा, हो ही रहा है। नहीं हो जाएगा तो भी किसी तरह जी लेंगे। जिनकी नौकरी नहीं लगती, जो व्यापार नहीं करते, तथा जीते खाते तो वो भी रहते हैं। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है, अब दूसरी बात क्या है, एक जो हमने अभी वैश्विक संदर्भ की बात की है, एक शब्द बहुत दोहराया जाता है आधुनिक समाज में और आधुनिक जीवन में। ये आधुनिकता क्या है? हम लोग जैसे इस शब्द को एक छल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर समय आधुनिक होता है। आज के 1000 साल पहले जो लोग थे जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं, वे अपने समय के आधुनिक लोग थे। अधुना का अर्थ होता है संस्कृत में अब, अभी, प्रेजेंट टाइम। हर वो विचार जो अपने वर्तमान समय को लक्ष्य करके लिया जाता है वो आधुनिक विचार होता है। तो आधुनिकता कोई इस सन की बात है और पिछले सन की नहीं है, ऐसा नहीं है। और कुछ ऐसे बड़े विचार हैं जो हर समय में आधुनिक बने रहते हैं। वो मनुष्यता के उत्थान का है, वो लोगों के कल्याण का है, वो व्यक्ति के अच्छे बने रहने का है, वो व्यक्ति के नैतिक बने रहने का है, वो व्यक्ति के समावेशी और दूसरों के लिए उपयोगी बने रहने का है। आपको ये बात जान करके और इस बात को महसूस करके आनंद होगा कि अभी चर्चा कर रहे थे माननीय मंत्री जी, कोरोना काल में सबसे आधुनिक विचार जो थे वो हमारे हजारों साल पुराने विचार हैं। कोविड महामारी ने हमें बताया कि जो सबसे आधुनिक हमारे लिए इस समय है, हमारे वर्तमान का हल करने वाला है, वो हमें पीढ़ियों से प्राप्त, परंपरा से प्राप्त है, किसी लेबोरेटरी से आया नहीं है। वो डिस्टेंसिंग हो चाहे स्वच्छता हो। योग शास्त्र उठाकर पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, स्मृतियां पढ़ लें, जो सबसे बड़ी शर्त हमारे यहाँ है वो शुचिता की है। भारत अनूठा देश है विश्व भर में जिसने शुचिता पर इतने विस्तार से लिखा है, समझा है और सिद्धांत बनाए हैं। तो वो विचार तो पुराना है और हजारों साल पुराना है और सबसे आधुनिक विचार साबित हुआ। आयुर्वेद इतना पुराना है कि सरकारों ने बहुत लंबे समय तक माना ही नहीं कि इसको किसी चिकित्सा पद्धति की तरह स्वीकार करना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से, अपने बल से, अपने साम्राज्य खड़े करने की ताकत से आयुर्वेद और योग को सम्मान दिला लिया। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया कि स्वीकार करना मुश्किल है। किसी विद्या के प्रभाव में नहीं हुआ है। दुनिया योग को इसलिए नहीं मान रही है कि भारत के प्रति श्रद्धावान हो गई, इसलिए मान रही कि उनके प्रश्नों का समाधान दे पा रहा है, क्योंकि उनके बराबर खड़े होकर बोल पा रहा है। जिसके पास बहुत भी अच्छी औषधि हो और एक साथ 1 लाख पीस उसके बनाकर दे नहीं पाएगा, वो खड़ा हो पाएगा क्या दुनिया के सामने? आपके पास बहुत अच्छे विचार हों और आप लीफलेट छपवा के लोगों तक दे नहीं सकें, आप खड़े होकर के सुना नहीं सकें 100 लोगों को, तो रखे रहिए अपने विचार। दुनिया के सामने खड़े होने की चुनौती ये है। आप कृत्तिवास रामायण जब देखेंगे, बंगला रामायण, तो वहां ये बात बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई, जिसको बाद में निराला ने अपनी कविता में रखा। रावण से युद्ध धरत श्री राम एक दिन ये अनुभव करते हैं कि रावण की रक्षा शक्ति कर रही है, और वो कुंठित हो जाते हैं इस बात से कि जो अन्याय है, जो अनाचार है, वो शक्ति से संरक्षित है। और फिर क्षण भर में वो इस बात को पहचानते हैं कि मैंने अपने जीवन में सत्य के प्रयोग किए हैं, मैंने अपने जीवन में सत्य की उपासना की है, किंतु उस सत्य को स्थापित करने के लिए शक्ति की उपासना नहीं की है। और फिर वहां श्री राम शक्ति की उपासना करते हैं। कृत्तिवास रामायण में राम जी आराधना करते हैं भगवती की, कमलों से उनकी अर्चना करते हैं। अभिप्राय क्या है इस बात का? और इस कथा में और आगे बढ़ेंगे आप तो ये बात दिखाई पड़ेगी आपको। एक कमल कम पड़ गया, ये केवल कहानी नहीं है, ये केवल आस्था की कथा नहीं है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए श्री राम अपना एक नेत्र निकाल करके उसे अर्पित करने को प्रस्तुत होते हैं। जब तक अपने जीवन की सुकुमारता का, जब तक अपने जीवन के सौविध्य का, जब तक अपने जीवन के सुख और अनुकूलता का विसर्जन करने के लिए आप प्रस्तुत नहीं हैं, शक्ति आपके वशीभूत नहीं हो सकती।
जब तक आप अपने जीवन में कंफर्ट खोज रहे हैं, आप कायरों की श्रेणी में हैं, आप भाग रहे हैं। कंफर्ट आए जीवन में, ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन आप उसके लिए संघर्ष करने लगे और कंफर्ट को जीवन में उपलब्धि बना लें कि हम आराम चाहते हैं, तो आप युवा नहीं हैं। आराम को हटाना नहीं है, आराम मिल गया है तो ठीक है, पर उसे लक्ष्य नहीं चुनना है। तो विवेकानंद को स्मरण करते हुए और हम अपने जीवन में एक युवा की तरह अपने को निर्मित करते हुए, ये कहानी नहीं है, ये आपको बिल्कुल समझ में आने वाली बातें हैं। आपको ये चुनना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में अपने मूल्यों के लिए कितना लड़ रहे हैं और अपने आराम के लिए कितना लड़ रहे हैं। हम अपने विचारों के लिए कितना लड़ रहे हैं और अपनी सुविधाओं के लिए कितना लड़ रहे हैं। ये फर्क पहचानना पड़ेगा। आधुनिक होने का अर्थ है अपने समय के प्रश्नों के सामने खड़े होना और अपने देश काल से ही उसका समाधान निकालना। अपना देश काल तो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, मैं इसलिए बार बार इन्हें दोहराता हूं। हम हमेशा हर स्थिति में हमारा अस्तित्व एक विशेष स्थान में होता है और एक विशेष समय में होता है, और हमारा स्थान और समय उसको हटा करके हम अपने बारे में कुछ तय नहीं कर सकते। तो एक विश्व मानव की चेतना के बारे में सोचते हुए, एक वैश्विक व्यक्तित्व का निर्माण करने के बारे में सोचते हुए, भारत ने जो सबसे बड़ी कुंठा पाई है और जिससे उसे बाहर निकलना है, वो भारतीयता के प्रति उसकी रुचि का कम हो जाना है। हम भारत को इसलिए पसंद करते हैं कि दुनिया इसे अच्छा कहती है। एक हिंदी दिवस के आयोजन में मुझे एक विश्वविद्यालय में ये बात शुद्ध होकर कहनी पड़ी। उन्होंने कहा पूरे विश्व में हिंदी है। तो उन्होंने कहा कहाँ, किस देश में? पूरे विश्व में हिंदी का प्रसार हो गया। हमने कहा आप कविता सम्मेलन से समझ रहे हैं क्या? एक भाषा की तरह कितने लोग हिंदी को चुन रहे हैं? बाजार है और बाजार में मजबूरी है हमारी, जिस भाषा में जो बोलेगा उस भाषा में उससे संवाद कर लेंगे। उसके सिवा एक सामान्य सा आदमी अब मोबाइल का प्रयोग करने के कारण टैरिफ और रिचार्ज और नेटवर्क और इंटरनेट और व्हाट्सएप और फेसबुक बोल ले रहा है। इसलिए कहा जाएगा कि अंग्रेजी बड़ी अप्रिशिएट की जा रही है, बड़ा अंग्रेजी दान है वो। ऐसा नहीं है, वो जानता भी नहीं है कि वो अंग्रेजी बोल रहा है। मोबाइलवा कहने वाले लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं क्या? वो तो बाजार से आई हुई भाषा है, उपकरणों का जिस तरह उपयोग कर रहे हैं उस तरह का नाम बोल रहे हैं। हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि हम सारी दुनिया में छा गए हैं। हमें इस बात पर प्रसन्न होना होगा कि जो हमारी संपत्ति है आज विश्व विकास की परिक्रमा करता हुआ फिर से उस संपत्ति को स्वीकारने की स्थिति में आ गया है। भारतीयता का जो गौरव है, विकास एक दिशा में दूर तक जाने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि वो एक बड़ा सर्किल है। बस हम घूम रहे हैं लगातार। जो चीज दूर जाती हुई दिख रही है वो थोड़ी देर बाद फिर घूमकर वापस आती हुई है। और यह दुनिया जो हमसे पहले विकास कर चुके लोग हैं वो जल्दी उस विकास की व्यर्थता को समझ गए हैं, इसलिए भारतीय मूल्यों को और जल्दी वो अडॉप्ट करने लग गए हैं। भारतीय विकास की रफ्तार में थोड़े धीमे हैं, इसलिए अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो हम बहुत चौंकते हैं कि अरे पूरी दुनिया हल्दी को मान रही है, पूरे विश्व में नीम को स्वीकार। अरे भाई वो दवाइयों की व्यर्थता और रासायनिक जो चिकित्साएं हैं उनसे पीड़ित हो चुके हैं, उसके साइड इफेक्ट्स देख चुके हैं। हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं, इसलिए हम लग रहा है कि नहीं हमारे पास तो अंग्रेजी दवाएं ज्यादा अच्छी हैं। तो जब विदेश में सम्मान हो जाता है, जब कोई बाहर का व्यक्ति हमें अच्छा कह देता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हम वाकई अच्छे हैं। और अब हम इसलिए इसको स्वीकार कर लेंगे कि अभिजात वर्ग ने, विशिष्ट वर्ग ने इसको अच्छा कह दिया है। एक सामान्य ग्रामीण व्यक्ति आयुर्वेद के पास नहीं जाना चाहता, वो झोला छाप ही सही लेकिन डॉक्टर के पास जाना चाहता है अंग्रेजी वाले के। इसके पीछे निहित कारण क्या है, हम उसमें जाएंगे तो देर लग जाएगी। माननीय मंत्री जी ने उसकी चर्चा भी की है। लंबे समय की पराधीनता, हमारा छीना गया आत्माभिमान, बहुत सारी चीजें कारण हैं। सरकारों की अलग अलग योजनाएं, वो चाहे मुगल शासन रहा हो चाहे ब्रिटिश शासन रहा हो, उन सब ने मिल करके किस तरह हमें प्रभावित किया है, ये तमाम सारी चीजें उसमें सम्मिलित हैं। लेकिन जो उसमें एक विशेष बात है जो युवा के लिए अपेक्षित है, सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा करिए कि मैं कर सकता हूँ। पहली शर्त है, मैं सूत्रबद्ध कुछ बातें कह करके समेटूंगा क्योंकि फिर बहुत विस्तार हो जाएगा। युवा होने का पहला दायित्व है अपने ऊपर विश्वास करना। और बिल्कुल यही ये बात समझ लीजिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरों पर अविश्वास किया जाए।
प्रायः हमारे साथ ऐसा होता है कि हम समावेशी विचारों के साथ नहीं जीते हैं, प्रतिक्रिया के विचारों के साथ जीते हैं। हम अच्छे हैं का मतलब है दूसरे अच्छे नहीं हैं। मैं कर सकता हूं ये विश्वास करते हुए, ये मानकर कि दूसरे भी कर सकते हैं, पर मेरा करना मेरे लिए अधिक हितकर होगा क्योंकि वो मेरी बनावट के अनुकूल होगा। ये बात समझ सकते हैं आप? जब अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अच्छा विश्वास कहां से आता है? अभी चर्चा हो रही थी स्वाभिमान की। स्वाभिमान कैसे उत्पन्न होता है? स्वाभिमान उत्पन्न होता है सदाचार से। जो सदाचारी नहीं है वो स्वाभिमानी नहीं हो सकता, वो दम्भी हो सकता है। दम्भ अलग है, अपने को बड़ा मानने का भ्रम करना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से संपादन करता है वो स्वाभिमानी होगा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों में चूक रहा है वो चाहे जितना तेज बोले, स्वाभिमानी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भीतर से जानता ही है कि मैं कहां से कमजोर हूं। स्वाभिमान का अर्थ होता है भीतर से ठोस होना, चोट पड़ने पर पिचक नहीं जाना। अभिमानी होने का अर्थ होता है ज्यादा फूलकर बाहर निकल जाना। फर्क समझ सकते हैं आप? तो अभिमानी होने का अर्थ है अपने आयतन से बढ़कर बाहर निकल जाना। स्वाभिमानी होने का अर्थ है अपने आयतन में सॉलिड होना। कोई दबाव हमें घटा न दे, कोई दबाव हमारे आयतन को कम न कर दे, और इस बात के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। मैं बराबर ये बात कहता हूँ और आप लोगों को इस संकोच के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग बुरा अनुभव न करें। सिविल की तैयारी करते बच्चों को प्रयाग में शोध के दौरान मैंने ये बात कही कि भाई आपने 8वीं में कौन सी रैंक पाई थी, 10वीं में कौन सी रैंक थी आपकी, ग्रेजुएशन में कैसे थे आप? कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था, टॉप 10 में भी नहीं थे। तो सिविल में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपना और दूसरों का? आप 100 लोगों में फर्स्ट नहीं थे तो 10,000 लोगों में कैसे हैं? सेल्फ असेसमेंट युवा होने की पहली चुनौती है। आप पहचानिए आपकी तैयारी क्या है। भीड़ को देख करके, बाजार के विज्ञापनों से और कोचिंग के पोस्टर्स से कि हम IAS बनाते हैं, आप अपना समय मत बर्बाद करिए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी कृषि से संपन्न हो और अच्छी कृषि कर सकते हो, उसकी बहुत जरूरत है। और माननीय चंद्रशेखर जी आपके सामने बैठे हैं। यह देश जो कृषि का देश कहलाता है वो कृषि से भाग रहा है। ये देश जो ऋषि का देश कहलाता है, जहां सबसे ज्यादा कॉमेडी ऋषियों पर है, और हम विकास की बात करते हैं, हम खुश होते हैं कि हम बहुत विकसित हो रहे हैं। दूसरे के सांचे का कपड़ा पहन करके हम अपने को सुंदर समझ रहे हैं, तो बेवकूफी की बात है ना। भागवत में एक कथा आती है कि कृष्ण जब पहली बार मथुरा पहुंचे तो उन लोगों ने शहर जाकर के यह अनुभव किया कि हम गंवार लग रहे हैं, हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं। मथुरा नगर है, ब्रज गांव है, भागवत की कथा है ये। तो पहुंच तो गए वहां बड़े उत्साह में। शहर में गांव का आदमी पहुंचता है तो सबसे पहले जो उसके भीतर आती है वो इंफीरियरिटी है। ये बिल्कुल स्वाभाविक मनोविज्ञान है। शहर की बनावट ऐसी है, वो अभिभूत करता है, वो चमकता है, वो प्रभावित करता है। एक शीशा घर में हो तो टूट जाने से बचाते हैं, 8 मंजिल 10 मंजिल 20 मंजिल शीशे की बनी हुई है तो देखता है गांव का आदमी, चौंक जाता है। व्यवस्थाएं देखता है, वहां के साधन, सड़कें पार करना मुश्किल है, ये सब देख करके वो अभिभूत और चमत्कृत होता है। तो जब हम अपने को विकसित करने की बात कर रहे हैं, जब हम विश्व के सामने खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये बात पहचाननी पड़ेगी। अभी चर्चा हो रही थी और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं वर्तमान व्यवस्था में शासन ने, उसका हम सबको अभिनंदन स्वागत करना चाहिए। और इस बात को सोचना चाहिए, जैसे विरोध की, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता लेकिन एक शब्द आया इसलिए मैं उदाहरण के लिए रख रहा हूं आपके सामने। कृषि बिल की चर्चा हो रही है और विरोध कर रहे हैं लोग। विरोध और समर्थन ठीक है, चलता रहता है, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया का अंग है। कुछ लोग विरोध करते हैं तो चीजें और चर्चा में आ जाती हैं, हर आदमी को पता चल जाता है। फिल्मी दुनिया वालों का तो एक एजेंडा ही, एक तरीका ही है। तो विरोध कर रहे हैं। केवल एक बात, सामान्य प्रश्न, मैं उस विषय का कोई अधिकारी नहीं हूं। इतने लंबे समय की देश की स्वतंत्रता के बाद किसानों को ऋण दिया जाता है और ऋण माफ किया जाता है। प्रसिद्ध है, हजारों करोड़ों के ऋण माफ किए जाते हैं और सरकारें इस बात पर अपना पीठ ठोक लेती हैं कि हम इतने उदार हैं कि हमने ऋण माफ कर दिया। कितना बड़ा छद्म है ये। 70 साल में आप लगातार कर्ज दे करके जिन लोगों का कर्ज माफ कर रहे हैं, आपने उनको खत्म कर दिया। आप पीठ किस बात पर ठोक रहे हैं? आपने अपना दिया हुआ पैसा लौटाया नहीं, लेकिन वो लोग मिट गए और डूब गए, इस बात का अनुभव आपको नहीं हो रहा है। इतनी लंबी व्यवस्था में इस देश की एक समाज निरंतर ऋण लेकर के न लौटा पाने की स्थिति में है। आप डूब नहीं मरते, अब भी आप कहते हैं कि हमने हित किया है उनका।
हित हुआ होता तो वो ऋण लेने की स्थिति से बाहर निकल जाते। जो कर्ज लेकर लौटा नहीं पा रहा है, आप इस बात से खुश हैं कि हमने इसका विकास किया है? सबसे ज्यादा कृषि ऋण माफ किए जाते हैं इस देश में, और कोई मेरी जानकारी में। क्यों माफ करते हो, क्यों नहीं लौटा पा रहा है? इसका मतलब है कि आपने उसको ऐसी व्यवस्था नहीं दी है, ऐसा वातावरण नहीं दिया है जिसमें वो भिखारी की स्थिति से बाहर निकल सके। हम विकास की बात, जब तक हमारा युवा समझता है विकास का मतलब आईटी होता है, विकास का मतलब सिविल सर्विसेज होता है, विकास का मतलब फॉरेन सर्विसेज होता है, तब तक आप युवा नहीं हैं, तब तक आप मानसिक गुलाम हैं 1000 साल पहले। विकास का अर्थ है भारतीय मूल्यों में, भारतीय परिवेश में, भारतीय अपेक्षाओं में हम क्या सृजित कर सकते हैं, क्या निर्माण कर सकते हैं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सुविधाएं, इतने संसाधन। मैं तो प्रसन्न होता हूं, जब विरक्त हुआ तो बहुत सारे कपड़े न पहनने की कुछ कठिनाई में सर्दी का बड़ा अनुभव, तो पहले वर्ष में भाग गया दक्षिण भारत। अब जब तक सर्दी है तब तक वहां रहूंगा। तो मैंने कहा भारत धन्य है, सर्दी हो तो गर्म प्रांतों में रहो, गर्म हो जाए तो सर्द प्रांतों में रहो। यह देश एक समय में 6 ऋतुएं आपको देता है। हर समय यहाँ कहीं सर्दी होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं बरसात होती है, कहीं बसंत होता है। हमारे भीतर कहाँ यह अनुभव हो रहा है? जब तक यह हम सबसे बड़े। अच्छा, विकास की एक बात और आपको समझनी चाहिए। विकास कहते किसे? वस्तु में, पदार्थ में अंतर्निहित योग्यता का उद्भासित हो जाना विकास है। ठीक है, गेहूं के दाने को अनुकूल वातावरण दे दीजिए, उसमें अंकुरण हो जाए, उसमें वृक्ष बढ़िया बन जाए और खूब घनी भरी हुई मजबूत दानों की बाली लग जाए। यही विकास है ना, कि गेहूं के दाने को इस जमीन से निकाल के उस जमीन में लगा दीजिए, ये विकास है। अपने परिवेश से भागना, अपने इतिहास और भूगोल से आंखें चुराना और कुंठित होना विकास नहीं है। विकास का अर्थ है कि आपकी जड़ें भारतीयता की मिट्टी में ही दबी हुई रहें और आप यहीं से अपना जीवन का रस खींचें। आप इसी देश की परंपरा से, इसी देश की व्यवस्था से अपने को वहां तक ले जा सकें जहां दुनिया जाना चाह रही है। और मैं पूछता हूं लोगों को कि जब टेलीस्कोप नहीं बने थे और ये दुनिया के आधुनिक वैज्ञानिक नहीं पैदा हुए थे, भारत में तब भी बृहस्पति की शांति के लिए पुखराज और बुध की शांति के लिए पन्ना पहनाया जाता था। जिसको बिल्कुल शुद्ध शुद्ध, अभी शब्द जो चलता है हमारे यहाँ सी में, जिसकी चर्चा की है तिवारी जी ने, पोंगा पंडित। पोंगा पंडित भी बताता है किसी को कि शनि खराब है तो काली वस्तु का दान करो, नीलम पहनो। इतना तो भारत जानता था ना कि शनि मतलब काला और गुरु मतलब पीला और मंगल मतलब लाल। कैसे पता था? आयुर्वेद के विषय में कुछ चर्चाएं कर चुका हूं, मैं डिटेल में नहीं जाता हुआ कुछ सूत्र की बातें कर लेता। पहली बात, अपने ऊपर विश्वास करना। दूसरी बात, अपने ऊपर जो विश्वास है वो भ्रम साबित नहीं हो, इसलिए ईमानदारी से अपनी तैयारी करना। आप जो कुछ कर रहे हैं, दर्शन के विद्यार्थियों से मेरी बात होती है, दर्शन से हम तैयारी कर रहे हैं सिविल की। दर्शन पर बात करिए तो गाइड की पंक्तियों के सिवा कुछ नहीं बताया। ये ठीक नहीं है। जैसे मेडिकल में जाने वाले आदमी को डॉक्टर बनने के लिए ऑपरेशन करना आना चाहिए, डिग्री से काम नहीं चलता। जैसे तकनीक के क्षेत्र में जाने वाले व्यक्ति को प्रैक्टिकली चीजें करके देनी पड़ती हैं, थ्योरी से काम नहीं चलता। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में खड़े हुए युवा का कर्तव्य है वो अपनी जो भी आइडेंटिटी किसी को बताता है वो करके दिखाने की योग्यता रखने की गारंटी ले। मैं अपना जो परिचय दे रहा हूं ये मैं कर सकता हूं, मैं ये हूं। भारत के गुरुकुलों की चर्चा जब आती है हमारे सामने, गुरुकुल बन रहे हैं भारत में, बहुत अच्छी बात है। अभी एक सेवा के संस्थानों का भी प्रकल्प है, गुरुकुल बनाए जाएं और विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाए। और हमारी इस विषय पर चर्चा हुई है अलग अलग कई बार चरणबद्ध। तो मैंने हमेशा ये बात कही है, अभी एक दुर्भाग्य है, हम गुरुकुल में जिन विद्यार्थियों को तैयार करते हैं वो एक खास तरह के विद्यार्थी होते हैं और समाज के दूसरे दर्जे के नागरिक होते हैं। ये ठीक नहीं है और इस बात के लिए हमें बारंबार महामना के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वो इस देश के उत्थान के पहले चिंतक हैं जिन्होंने ये बात तय की थी कि भारतीय आर्ष प्रज्ञा और भारतीय प्राचीन पद्धति की विद्या को आधुनिक दुनिया की पद्धति के साथ खड़ा करना होगा। हम अगर समझते हैं कि वेद पढ़ने वाला पुजारी बनने के लिए है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। उसकी रुचि है, उसका संस्कार है तो पूजा करे, उसकी रुचि उसका संस्कार नहीं हो तो ना करे। हम अगर समझते हैं कि आयुर्वेद पढ़ने वाला आदमी जो है वो धोती पहनेगा और शिखा रखेगा और झोला लेकर के रहेगा, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर इतना ही है तो दुर्भाग्य है। विज्ञान में, चिकित्सा में, आधुनिकी में, तकनीक में, प्रौद्योगिकी में, प्रबंधन में
सारे विषयों में भारत ने काम किया है, और तब काम किया है जब दुनिया फूस और पुआल में रहा करती थी। और ये मैं कोई हाइपोथेसिस नहीं बता रहा हूं, इसके साक्ष्य भी हैं। आज मैं उसकी डिटेल यहां रखूंगा तो देर लग जाएगी, तो मैं डिटेल भी दे सकता हूं उसकी, लेकिन समय बचा रहा हूं आपका। तो हमें जरूरत है कि हम उधर पलटें। मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप संस्कृत विद्यार्थियों से 100 संस्कृत छात्र ले लीजिए, उनसे वेद के मंत्र पढ़वाइए, वो पढ़ देंगे, पर उनसे कहिए मंत्रों की व्याख्या करिए और उनके तात्पर्य बताइए, 100 में 5 भी नहीं मिलेंगे आपको। ये दुर्भाग्य नहीं है, हम खुद को खोखला कर रहे हैं। मंत्र विज्ञान एक जगह है कि ठीक है उनको रट लिया गया है, पर उनके तात्पर्य मैं जब कात्यायन सूत्र पढ़ रहा था अपने गुरुजी से, तो उन्होंने कहा कि कृषि के बिना हम पढ़ा नहीं पाएंगे। क्या आशय है? कृषि पढ़ना है हमको, सूत्र ग्रंथ, वो भी वेद का अंग है, इसके लिए कृषि की जरूरत है। बोले कि इसमें कृष्ण पक्ष और अकृष्ण पक्ष अन्न का भेद करते हुए 15 दिन में होने वाले, 3 महीने में होने वाले अन्नों के बारे में बताने के लिए छोटा मैं एक उदाहरण देता हूँ। व्रत में एक चावल खाया जाता है जिसे तिन्नी का चावल कहते हैं, कहीं पसई का चावल कहते हैं। जब व्रत में नहीं खाते हैं चावल तो क्यों खाया जाता है? ऋषियों ने कह दिया है इसलिए, आस्था का पक्ष है इसलिए नहीं। ऋषियों का विज्ञान इतना प्रखर है कि वे जानते हैं कि चावल नाम की ये जो वस्तु है ये चावल के दोषों से मुक्त है। तो पढ़िए आपकी निवार क्या है, वेद में आपको निवाराष्ट में मिलेगा तो पढ़िए। वहां सामा खाया जाता है तो श्यामा काष्ट में आप पढ़िए वेद मंत्र में कि ये सामा है। और फिर छोटा और एक उदाहरण ले लीजिए, व्रत में नमक नहीं खाना है और सेंधा नमक खाना है ना फर्क? ये आस्था है क्या? नहीं जी, ये विज्ञान है, ये विशुद्ध रूप से चिंतन किया हुआ है। और उन्हें पता है कि समुद्रोत्पन्न जो नमक है उसमें क्षार होता है, और जो सिंधु से उत्पन्न जो चट्टानी नमक है उसमें क्षार नहीं होता है, और क्षार ही वह दोषमय पदार्थ है जिसका व्रत में त्याग करना है। अब आप सर्च कर लीजिएगा विकिपीडिया पर, गूगल पर, और पढ़ लीजिएगा कि क्षार को देश या अंग्रेजी में जो भी कहते हैं उसके रासायनिक नाम में, और उसका क्या चरित्र है। ये जानने वाले लोग थे तब ना उन्होंने पीढ़ियों पहले लिखा था। ग्राही और भेदी का भेद करके ये अन्न खाएंगे तो कब्ज होगी। ये हम लोग जानते हैं कि गोभी की सब्जी और कटहल की सब्जी और मटर बादी होता है, और पालक और मूली रेचक होता है। तो किसने बताया है? कौन सी लेबोरेटरी में चेक किया गया था जो आज हमको फाइबर फूड और चोकर खिलाया जा रहा है? ये बाजार की जो दुनिया है ये पहले आपको अच्छी रोटी के नाम पर चिकना आटा बेचती है, और बाद में कब्ज हो जाने पर चोकर बेचती है, उससे भी दोगुना दाम है, और दोनों आप खरीदते हैं। यही है, एकदम मैदे की तरह आटा पहले खिला देते हैं, जब आपको रोग हो जाता है तो रैनबैक्सी बनाती है चोकर, फिर चोकर खिलाते हैं। अब ओट्स खाइए आप जौ के। तो इससे बचना है यदि, तो आपको अपनी जड़ों को पहचानना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वृक्ष जब सूखने लगते हैं तो समझदार माली उन्हें उखाड़ लेते हैं और मिट्टी झाड़ देते हैं, बदल देते हैं, जड़ में ही कीड़ा लग गया है, और पौधे सूखते नहीं हैं, एक बार पीले पड़ते हैं और फिर हरे हो जाते हैं। ये हमें करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारी जड़ों में ही कहीं कहीं दीमक हो, किसी विधा किसी व्यवस्था में, तो हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा, और अपनी जड़ों में भी लगे हुए कीड़े झाड़ने पड़ेंगे, उन्हें धूप दिखानी पड़ेगी। इसके लिए हम तैयार हैं तो हम युवा हैं। मुझे लगता है कि अब ये बात पूरी करनी चाहिए, और इसलिए मैं कहता हूं अब इसका जो वैश्विक संदर्भ है, जिसका एक सूत्र मैंने आपको दे दिया है, दुनिया का विकास भौतिकी की दिशा में है सैद्धांतिक रूप से, और भारत का विकास चिन्मय दिशा में है। भारतीय इतिहास पुराण मनुष्य के विकास को उसकी चेतना में परिभाषित करते हैं, और दुनिया उसको भौतिकी में परिभाषित करती है। अगर भारत दुनिया के आधार पर अपने को विकसित करेगा तो अपने मूल से कट करके मिट जाएगा, और फिर पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो उस काम में हमसे पहले थे। एक बहुत बढ़िया चुटकुला है कि बेवकूफों से बहस मत करो। क्यों? आप उन्हें परास्त नहीं कर सकते। बोले बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप बेवकूफ से बहस मत करिए। क्रोध में थोड़ी ही देर बाद वो आपको बेवकूफ बना लेगा, और उसके बाद बेवकूफ तो आपसे ज्यादा वो है ही, आपको हरा देगा। समझ गए आप लोग? तो आशय सिर्फ ये है कि अगर अपने विकास को आप अपने परिवेश, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति में नहीं पहचान रहे हैं तो आपका विकास बेमानी होगा और आपको पराधीन बना देगा। जो ब्रिटिशर्स ने एक बड़ी योजना के साथ किया
स्किल्ड युवक तैयार करने हैं, जो काम करने लायक हो, सोचने लायक ना हो। रेल की पटरियां बिछाने के लिए, बिजली के तार खींचने के लिए और काम करने के लिए। और हम बनते जा रहे हैं। अगर अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद अपनी आजीविका और नौकरी का संकट हमारे सामने खड़ा है, तो इसका मतलब है कि हम मैकाले वाली योजना में ढले हुए सिक्के हैं। भारतीय गुरुकुल की मैं चर्चा कर रहा था। जिस दिन दीक्षांत होता था, कितनी रोमांचक बात यह है, उस दिन स्नातक को सूर्यास्त के पहले कुटी के बाहर नहीं निकलना होता था। अंदर रहो, क्योंकि समस्त विद्याओं में स्नातक होकर के जो छात्र बाहर निकल रहा है, उसका जो तेज है उस सूर्य के सामने पड़ने से सूर्य मंद हो जाएगा। और हम सारी शिक्षा लेकर के और टॉप करके और मेरिट लेकर के निकल रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कहाँ चले जाएं? इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अपने को इस लायक तैयार करना पड़ेगा। युवा होने की चुनौती है कि हमको लोग खोजते हुए हमारे पास आए, हम लोगों के पास खोजते हुए नहीं जाएं। इस विश्व में जब बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो जिस चीज का सबसे ज्यादा अभाव हो गया है वो गुणवत्ता और प्रामाणिकता का है। हर क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रामाणिकता का अभाव है। वस्तुओं की उपलब्धता है। कुछ भी खरीदने आप चले जाइए, आपके पास सैकड़ों वैरायटीज हैं और आपके लिए यह तय करना मुश्किल है कि इसमें से सबसे शुद्ध और प्रामाणिक क्या है। इस देश में गाय का घी शुद्ध उपलब्ध नहीं है और हम विकास के बारे में बातें करते हैं। अगर आप एक युवा हैं और गांव घर से आए हैं तो आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, यहाँ रह करके पढ़ रहे हैं तो इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि क्या बाजार में कोई ऐसा घी है जिसको आप ले आए भरोसे के साथ। अभी भी जो बच्चे गांवों से जुड़े हुए हैं वो घर से आते हैं तो एक डिब्बा घी घर से ले आते हैं। यही होता है। हाँ, घी खाने की परंपरा है विद्यार्थियों में। हम लोग थे छात्रावास में, तो एक मित्र था हमारा, तो अलमारी खुली हुई थी, सामने घी रखा था, तो हमने कहा कि उसको निकालो, रोटी में लगा लिया जाए। तो उसने कहा लगाते तो रखा रहता। मतलब रहा कि माँ ने घर से तैयार करके दिया था, जब खाने बैठते हैं तो अलमारी खोल लेते हैं। हम शुद्ध दूध और शुद्ध घी के बारे में भी अभी तक आश्वस्त नहीं हैं। और विकास की दुनिया के सामने हम कहाँ खड़े होंगे? जो हमारी निधि है वही लेकर तो खड़े होंगे। जो दुनिया घी के बारे में जानती नहीं, वो हमको घी बनाकर दे देगी क्या? विश्व तो घी के बारे में जानते नहीं था, मक्खन तक पहुंचे थे ना समझ लोग। अंग्रेजी में घी को क्या कहते हैं बताइए? बटर मक्खन को कहते हैं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देख लीजिएगा, GHEE लिखा हुआ रहता है, क्योंकि उनको घी पता ही नहीं था। घी तो हमारा शब्द है। तो आपको अपनी जड़ों की ओर लौटकर अपने अस्तित्व, आप खूब ठाक से उनका मुकाबला करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें, विश्व के स्तर पर अपना विकास करें, पर इस कुंठा के साथ नहीं कि मौका लग जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में बस जाएंगे। जब तक भारतीयों की मनोवृत्ति ये है कि यदि हम सफल हो जाएंगे तो दुनिया के किसी देश में घर लेकर रह जाएंगे, तब तक आप भारत के हितैषी नहीं। और यही काशी की पंक्ति, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो अगर आपको अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से अपनी जड़ों को विकसित करने, अपने को आगे ले जाने की चिंता अपनी पहचान के साथ नहीं है, तो आप युवा नहीं है। तो ये बातें आपके भीतर बैठें। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैंने थोड़ा कोई प्रश्न हो तो उसका स्वागत है, और नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। आपका समय बचेगा। और प्रश्न है तो स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। बहुत देर